हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 17, चैप्टर नंबर 19 हमारा चल रहा है बायोडाइवर्सिटी इन इट्स कंजर्वेशन। बिल्कुल अब फिनिश होने की कगार पर है चैप्टर। बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या हम कह सकते हैं कि कैसे हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको बचा के रख सकते हैं। अब तक हमने सारी चीज़ें देख ली बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने लेवल्स होते हैं, क्या क्या बायोडाइवर्सिटी के सामने खतरे हैं, क्या बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस है। अब वक्त आ गया है कि कंजर्व करने की। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल लेवल पर बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी अपने लेवल पर क्या लेने हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, थोड़े से छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, ताकि मतलब जनहित में, पूरे विश्व के हित में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम करेंगे तो हमारे लिए भी उसका डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वो सारी चीज़ हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन आज की डेट में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की जो नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। और उन सारी ज़रूरतों का सीधा की सीधा इम्पैक्ट, सारा की सारा प्रेशर किस पर पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पर पड़ रहा है। जैसे जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन की नीड्स बढ़ेंगी, और पॉपुलेशन की जब नीड्स बढ़ेंगी, ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो हम बायोडाइवर्सिटी का भी उसी प्रकार से क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा तो उसके बहुत बुरे परिणाम हमें भुगतने को मिलेंगे। वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर द बैलेंस एंड जनरल फंक्शनलिटी ऑफ अवर बायोस्फीयर एंड ecosystems, there is a need for maintaining the diversity of organism and vegetation। हमारा जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर आपको पानी मिले, वाटर मिले, जहाँ पर आपको लैंड मिले, जहाँ पर आपको एयर मिले, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आपको मिल जाए उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर लैंड होती है, वाटर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर आपको लाइफ देखने को मिलती है। तो जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, जीवन पाया जाता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इकोसिस्टम में आपको बता चुका हूँ, बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन जो है वही क्या है, इकोसिस्टम। तो हमारे इकोसिस्टम को, बायोस्फीयर को बैलेंस रखने के लिए, इसकी जनरल फंक्शनलिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म और वेजिटेशन जो है, जीव जंतु हैं, उसमें हम क्या कर सकें, डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकें, उसमें हम जो फूड चेन है उसको कंजर्व कर सकें, उसमें हम एक हेल्दी फूड चेन को मतलब मेंटेन कर सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा सिस्टम बनाए रखने के लिए। बट विद द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न मैन सेल्फिशनेस एंड द कंज्यूमरिस्ट नेचर, अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज कॉज्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो कितनी बड़ी लाइन बताई जा रही है यहाँ पे, कि हमारा जो मॉडर्न मैन है, आज की डेट का जो आधुनिक इंसान है, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से, उसके सेल्फिशनेस की वजह से, उसके कंज्यूमरिस्ट कल्चर की वजह से। कंज्यूमरिस्ट कल्चर का मतलब है आज की डेट में लोग बाग कहते हैं कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब तुम्हारे पास सारी चीज़ें होंगी, सब लोगों के पास सारी चीज़ें होंगी, तो सारे लोगों की डिमांड बढ़ेगी। और वो डिमांड कहाँ से फुलफिल होगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी से फुलफिल होगी। तो इसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है पृथ्वी की, उसका बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जो हम मतलब रैकलेस क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। एज ए रिजल्ट प्रेजेंटली मैनी स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रैपिडली बिकमिंग एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड। और इसी चीज़ का रिजल्ट है जो हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, अनलिमिटेड जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी से बहुत सारी स्पेसीज, प्लांट की एज वेल एज एनिमल्स की, या तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, परमानेंटली विलुप्त हो चुकी है, या फिर इंडेंजर्ड की कैटेगरी पर है। ठीक है, तो ये एक्सटेंट एंडेंजर्ड मैं अभी आपको समझाऊंगा बहुत आराम से, बिल्कुल टेंशन ना लो। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कई लेवल पर हमने क्या किए, प्रयास किए। इंटरनेशनल पर प्रयास किए जा रहे हैं, नेशनल लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं, लोकल लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको हम क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसरी टू इंश्योर द बैलेंस एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन कर सकें। इफर्ट्स टू सेव बायोडाइवर्सिटी,
बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एफर्ट्स जो लिए जा रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर लिए जा रहे हैं, नेशनल लेवल पर लिए जा रहे हैं, लोकल लेवल पर लिए जा रहे हैं। लोकल लेवल पर आप खुद मतलब एफर्ट्स लगा सकते हो, खुद आप जीव जंतुओं की रक्षा कर सकते हो, खुद आप पेड़ पौधों की रक्षा कर सकते हो, ये आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ले रही है, नेशनल लेवल पर भारतीय गवर्नमेंट ले रही है। तो हम इन दोनों को समझेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर पहले क्या एफर्ट्स लिए गए, फिर हम समझेंगे कि भारत के लेवल पर, इंडिया के लेवल पर भारत ने क्या क्या एफर्ट्स लिए। तो इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल पर इस लेवल पर क्या क्या एफर्ट्स लिए गए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। ध्यान रखना एक जगह आएगी अभी, ये जो ब्राज़ील यहाँ पे दिखा रखा है, ये आपको बता दूं मैं, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक सिटी आएगा यहाँ पे रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो वो वर्ड आएगा, तो ध्यान रखना। यहाँ पर एक अर्थ समिट हुई थी। ओके, इंटरनेशनल लेवल पर एक तो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है यूनाइटेड नेशंस ने। ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के लेवल पर, जो पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर बनाया गया था। 1945 में यूएनओ का गठन किया गया था ताकि पूरे वर्ल्ड में क्या रह सके, शांति रह सके। और यूएनओ जो बनाया गया था वो आपको पता होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर आपका ख़त्म हुआ था 1945 में, और स्टार्ट कब हुआ था 1939 में। तो जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होने के बाद पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था यूएनओ। कब बनाया गया था ये? 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था यूएनओ। तो यूएनओ एक बहुत बड़ी संस्था है, इसमें लगभग 193 जिसके मेंबर हैं, 193 कंट्री जिसके मेंबर हैं। तो यूनाइटेड नेशंस बहुत सारे काम करता रहता है, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारी एजेंसीज काम करती रहती हैं, जैसे WHO इसी की एक मतलब अंडर में काम करती है ना। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली है, बहुत सारे इसके ऑर्गन्स हैं। तो उसी यूनाइटेड नेशंस ने एक बॉडी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है IUCN। क्या है? IUCN 1968 में। तो यूनाइटेड नेशंस कंस्टिट्यूटेड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन 1968। तो ध्यान रखना, IUCN की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IUCN। तो आपको बताना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कब बनाया गया था? 1968 में। किसने बनाया? यूनाइटेड नेशंस ने। अब हम थोड़ा सा IUCN के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहली बात, फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करती है? अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज की स्टडी करती है, और 4 साल तक मतलब स्टडी करती है, और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, और उसके बाद एक बुक भी रिलीज करती है। और ये जो IUCN अपनी जो बुक रिलीज करती है उसका नाम है रेड डेटा बुक। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IUCN कौन सी बुक रिलीज करती है, तो आपको बताना IUCN रिलीज करती है रेड डेटा बुक। और रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती हैं उसके बारे में डेटा होता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज हम अभी पढ़ने वाले हैं बस, है ना। तो रेड डेटा बुक रिलीज की जाती है IUCN के द्वारा, 4 साल में रिलीज की जाती है। इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बता के रखते हैं। रेड डेटा बुक इनलिस्ट द डिसअपियरिंग स्पीसीज, देयर हैबिटेट, देयर प्रेजेंट नंबर। ये और क्या बताती है? एक तो डिसअपियर मतलब जो गायब होती हुई स्पीसीज उनके बारे में डेटा पता चलता है, उनके हैबिटेट के बारे में पता चलता है, और वर्तमान में उनकी कितनी संख्या रह गई उसके बारे में हमें IUCN से पता चलता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब IUCN ने क्लासिफिकेशन दिया है अपना स्पीसीज के बारे में। तो IUCN का क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है कि IUCN का जो स्पीसीज के बारे में क्लासिफिकेशन है उसको समझाइए। तो IUCN ने क्या किया है? जितनी भी स्पीसीज हैं उनको 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? पहला है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, दूसरा है इंडेंजर्ड स्पीसीज, तीसरा है वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, इनसफिशिएंटली नोन स्पीसीज। तो 5 स्पीसीज डिवाइड किए किसने? IUCN ने। पांचों को एक एक करके समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात, एक्सटिंक्ट स्पीसीज किसे कहते हैं? ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका एक भी जीव आज की डेट में लाइव नहीं है, अलाइव नहीं है, अलाइव मतलब जीवित नहीं है। ऐसी स्पीसीज जिनका एक भी जीव आज की डेट में क्या नहीं है? जीवित नहीं है, उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। ये स्पीसीज
बहुत समय पहले कभी हमारी पृथ्वी पर हुआ करती थी, मगर किसी वजह से, किसी कारणवश वो स्पीसीज आज की डेट में बिल्कुल है ही नहीं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। उनको हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? विलुप्त हो चुकी हैं। अब उनका एक भी प्राणी, एक भी प्लांट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन स्पीसीज को हम बोलते हैं एक्सटेंट स्पीसीज। द स्पीसीज विच आर नो लॉन्गर फाउंड अलाइव इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटेंट स्पीसीज के ऐसी स्पीसीज जिसका एक भी मतलब स्पीसीज में ध्यान रखना, दोनों चीज़ आ सकती हैं, प्लांट भी आ सकते हैं और एनिमल्स। तो ऐसी स्पीसीज जहाँ जो वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में नहीं पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंट स्पीसीज। पहले हुआ करती थी मगर किसी कारणवश वो क्या हो चुकी हैं? अब विलुप्त हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एक्सटेंट स्पीसीज, गिव सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में याद रखना, डोडो बर्ड, ये भाई साहब डोडो बर्ड है, और ये डायनासोर आपने सुने होंगे, पहले हुआ करते थे। रेनिया प्लांट, ये है रेनिया प्लांट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। इंडेंजर्ड स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि द स्पीसीज विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड कैन बिकम एक्सटेंट इन फ्यूचर इफ नॉट प्रोटेक्टेड आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ध्यान रखना, एक एक लाइन समझते हैं। ऐसी स्पीसीज विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन का मतलब है विलुप्त होने की कगार पर है। किसकी कगार पर है? विलुप्त होने की कगार पर। विलुप्त होने की कगार पर मतलब विलुप्त होने की कगार पर है। कैन बिकम एक्सटेंट इन फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या बन जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। इफ नॉट प्रोटेक्टेड, अगर इनको बचाया नहीं गया। ध्यान रखना, फिर दोबारा बता रहा हूँ, ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने की कगार पर हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं और फ्यूचर में एक्सटेंट हो जाएंगी अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, अगर टाइम पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, मतलब अभी हैं, अभी विलुप्त नहीं हुई हैं मगर फ्यूचर में विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर उनको बचाया नहीं गया। तो मतलब एक स्टेप पीछे हैं किससे? एक्सटिंक्ट से। एक बार एक्सटिंक्ट बन गई तो फिर मतलब इनका एक भी आपको जीव देखने को नहीं मिलेगा, एक भी प्लांट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये समय है हमारे पास इन स्पीसीज को बचाने के लिए। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए। तो ध्यान रखना, बस एक स्टेप हम पहले हैं, अगर इनको नहीं बचाया गया तो बस उसके बाद क्या हो जाएंगे? एक्सटेंट हो जाएंगे। फिर हम किताबों में इनका नाम पढ़ा करेंगे कि ये स्पीसीज भी हुआ करती थी। चीता बिल्कुल एक्सटेंट स्पीसीज है। चीता, टाइगर, गैंगेटिक डॉल्फिन, गिंको ब्लोबा, सर्पगंधा, राइनोज, ये सारी स्पीसीज कैसी हैं? इंडेंजर्ड कैटेगरी की स्पीसीज हैं। अगर इनको नहीं बचाया गया, अगर टाइम पर इनको एक्शन नहीं लिया गया तो फ्यूचर में बस इनके पिक्चर ही देखने को मिलेंगे, आपको रियलिटी में नहीं देखने को मिलेंगे। तो समय है इनको बचाने का। ठीक है, तीसरी स्पीसीज है वल्नरेबल स्पीसीज। The species whose number is falling drastically and which is at the risk of becoming endangered is called vulnerable species. ऐसी स्पीसीज जिनका नंबर बहुत तेज गति से क्या हो रहा है? गिर रहा है। फॉलिंग ड्रेस्टिकली का मतलब है ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत तेज गति से क्या हो रही है? कम होती हुई जा रही है। और वो किस रिस्क पर है? इंडेंजर्ड होने की रिस्क पर है। फ्यूचर में वो क्या बन जाएंगी? इंडेंजर्ड बन जाएंगी। तो ध्यान रखना, इंडेंजर्ड से नीचे के पायदान पर हम किसको रखते हैं? वल्नरेबल को। तो वल्नरेबल में ऐसी स्पीसीज आती हैं जिसका किसी कारणवश स्पीसीज का नंबर बहुत तेज गति से गिर रहा है और ऐसे ही गिरता रहा तो वो क्या बन जाएंगी? इंडेंजर्ड बन जाएंगी। और इंडेंजर्ड को भी अगर बचाया नहीं गया टाइम पर तो वो क्या बन जाएंगी? एक्सटिंक्ट बन जाएंगी। तो ये हुआ हमारी वल्नरेबल स्पीसीज की ऐसी स्पीसीज। यहाँ पे दो वर्ड याद रखने हैं, क्या क्या? एक तो इनका नंबर फॉल कर रहा है बहुत तेज गति से ड्रेस्टिकली, और दूसरा ये रिस्क पर हैं। क्या बनने की रिस्क पर हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज बनने की रिस्क पर हैं। इनको हम बोलेंगे वल्नरेबल स्पीसीज। एग्जाम्पल की बात करें, याक, नीलगिरी ताहर, रेड पांडा, कोबरा, ब्लैक बक, ये हैं आपके कैसी? वल्नरेबल स्पीसीज। अगली है रेयर वर्ड तो आपने सुना होगा कि ये चीज़ बड़ी रेयरली मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है मतलब कहीं कहीं मिलती है इसका मतलब। तो द स्पीसीज विच इज फाउंड इन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया एंड हैज स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड रेयर स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती हैं और इनकी संख्या, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं रेयर स्पीसीज। क्या बोलेंगे? रेयर स्पीसीज। ध्यान देना, इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो रेड वॉल्फ, हेनान गिबन, ये हैं आपके रेयर स्पीसीज।
और लास्ट में है इनसफिशिएंट नॉन स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। द स्पीसीज अबाउट विच वी हैव इनसफिशिएंट नॉलेज आर कॉल्ड इनसफिशिएंटली नोन स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिनके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, उनको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, इनसफिशिएंट नोन स्पीसीज। तो इस प्रकार हमारा IUCN का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेना, मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाएंगी। अगली स्टेप, पहली स्टेप तो इंटरनेशनल लेवल पर हमने क्या किया, IUCN बना दिया। IUCN क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में प्लांट्स और एनिमल की स्पेसीज का लगातार ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, इनकी संख्या कितनी रही है कितनी नहीं रही है ये अलर्ट करते रहते हैं, रेड डेटा बुक जारी करते हैं। अगला है साइट्स कन्वेंशन। पहली बात तो साइट्स की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ध्यान रखना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। सी मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एक एक करके आपको याद रखना है। इसको 1973 में लाया गया था। ठीक है, इन 1973 IUCN ऑर्गेनाइज्ड ए कन्वेंशन कॉल्ड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये जो कन्वेंशन है, ये जो साइन की गई है, कन्वेंशन मतलब एक प्रकार से आप मान लो ट्रीटी मान लो। ठीक है, मतलब कई सारे देशों ने इसको क्या कर रखा है, साइन कर रखा है। कन्वेंशन मान ली, अब बन गई कन्वेंशन तो परंपरा सी बन जाएगी, लोग इसको फॉलो करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे हम किसको, अपनी इंडेंजर्ड स्पीसीज को। ठीक है, तो ध्यान रखना IUCN ने इसको 1973 में बनवाया था। कौन सी कन्वेंशन है, साइट्स कन्वेंशन है। फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। पर्पज क्या था, पर्पज ये था कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके इंटरनेशनल ट्रेड को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ध्यान रखना, ऐसी स्पीसीज जो इंडेंजर्ड है, अब इंडेंजर्ड आपको पता है, अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज को नहीं बचाया गया, प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो फ्यूचर में क्या बन जाएंगी, वो एक्सटिंक्ट बन जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा हमें इंडेंजर्ड स्पीसीज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए इंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर साइट्स कन्वेंशन बनाई गई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला है अर्थ समिट 1992। ध्यान देना, अर्थ समिट एक समिट हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, बहुत सारे देशों ने इस मीटिंग में भाग लिया था। कहाँ पर ये हुई थी, ब्राज़ील में। एक शहर है ब्राज़ील में जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। मैं दिखा देता हूँ इसको, ये है आपका ब्राज़ील, साउथ अमेरिका का कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कोस्टल एरिया में यहाँ पाया जाता है रियो डी जेनेरियो। और यहीं पर ओलंपिक्स भी हुए थे, रियो ओलंपिक्स। आई होप आपको पता होगा, कुछ साल पहले रियो ओलंपिक्स यहाँ पे हुए थे। तो 1992 में अर्थ समिट हुई थी, कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई, एक समझौता साइन किया गया, उसका नाम है, या हम कह सकते हैं एक संधि साइन की गई थी। और इसको आज की डेट में 193 कंट्रीज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। और इस संधि का नाम था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD। क्या साइन हुई थी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन हुई थी। ठीक है, तो 1992 में अर्थ समिट होती है, जिसका रिजल्ट है कि एक ट्रीटी साइन हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। किस लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आज की डेट में इसको 193 कंट्रीज ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। इसके तहत सभी देशों ने कमिटमेंट किया है कि वो सब बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और अपने अपने लेवल पर, लोकल लेवल पर वो अपने एफर्ट्स लगाएंगे। सरकार कुछ कानून बनाकर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये हुई हमारी रियो अर्थ समिट 1992। तो ये हुआ हमारा इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट्स। अब हम देखेंगे हम नेशनल लेवल पर क्या क्या एफर्ट्स लगाएं। तो नेशनल लेवल पर भी जानते हैं, तो नेशनल लेवल एफर्ट्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखेंगे हमने भारत में क्या किया है। ठीक है, तो इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ध्यान रखना, CBD जो 1992 में अर्थ समिट का पार्ट रिजल्ट है, उसको भारत ने साइन कर रखा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया एक सिग्नेटरीज है। सिग्नेटरीज मतलब हस्ताक्षर करता है, किसका हस्ताक्षर करता है, CBD का। और इंडिया ने भी प्रॉमिस किया कि यस वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, है ना, हम भी मतलब बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड वी विल टेक नेसेसरी एक्शंस टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। ओके, इसीलिए भारत ने क्या किया, 2002 में, थोड़ा लेट जगह में ना, इतनी जल्दी नहीं जगह, 1992 में मतलब वो बनी CBD, उसके बाद देखो कब जाग रहे हैं हमें,
10 साल बाद जाग रहे हैं पूरे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी एक्ट, और वो कब बनाया? 2002 में इसको बनाया। इस एक्ट के 3 गोल हैं। कितने गोल हैं? 3 लक्ष्य हैं। कौन कौन से लक्ष्य हैं? सबसे पहला लक्ष्य है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लेना, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या है? सस्टेनेबल का मतलब है कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लो और फ्यूचर के लिए भी चीज़ों को बचा के रखो, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल यूज। आपने एक वर्ड सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जो आपकी प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल कर सके और फ्यूचर की नीड्स को भी दिमाग में रखे, ध्यान में रखे, और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखे, उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी का मतलब यह है कि आप पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को उसी प्रकार से यूज करो कि आपकी नीड्स फुलफिल हो पाएँ और फ्यूचर में ये ख़त्म ना हो पाएँ, फ्यूचर में इनके ख़त्म होने का कोई खतरा ना हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये मिल पाएँ। ऐसे यूज को हम बोलते हैं सस्टेनेबल यूज। और तीसरा गोल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायो रिसोर्सेज टू इंश्योर देयर रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कि ये जितने भी बायो रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रिसोर्सेज पहुँच सके। और ये तीनों के तीनों गोल हैं किसके? बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है। 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन एज पर बायोडायवर्सिटी एक्ट। बायोडायवर्सिटी एक्ट जो 2002 में आया था, उसके तहत 3 लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं। पहला नेशनल लेवल पर, दूसरा स्टेट लेवल पर, और तीसरा लोकल लेवल पर। नेशनल लेवल पर बना रखा है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, NBA, ये नेशनल लेवल पर काम करती है। स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, ये स्टेट लेवल पर काम करता है। और लोकल लेवल पर बना रखा है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 है, उसमें 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर काम करता है। तो दोबारा बता रहा हूँ, नेशनल लेवल पर है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पर है स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, और लोकल लेवल पर है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। अब हम देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। ये भी नेशनल एफर्ट है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक कोर्ट और ट्रिब्यूनल में अंतर समझ लो। कोर्ट तो आपको पता है, भारत में कोर्ट हम SST पढ़ चुके हैं। कोर्ट आपको पता है नेशनल लेवल पर भी हैं, स्टेट लेवल पर भी हैं। कोर्ट्स में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोकल कोर्ट्स। तो ये बात रही कोर्ट्स की। कोर्ट में आपको पता है, जैसे आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाओगे, उसके फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ट्रिब्यूनल कुछ अलग होते हैं। ट्रिब्यूनल बिल्कुल कोर्ट्स की तरह ही होते हैं, यहाँ पर भी केसेस की सुनवाई होती है, मगर कोर्ट से हटकर होते हैं। और ट्रिब्यूनल को किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है। अब जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो यहाँ पर जो केसेस जाते हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जाते हैं। किससे रिलेटेड जाएंगे? इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब सोचो, हमारे जो हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें पहले ही बहुत सारे केसेस हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के केसेस को मिला दो तो करोड़ों केस हैं। अब इन करोड़ों केसों को कैसे मतलब ये डील करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? अब मात्र 24 के समथिंग हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट्स हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है। बेचारे कोर्ट्स कम हैं, केसेस करोड़ों में। तो अब इन पर कोर्ट्स पर बर्डन बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो इस बर्डन को कम करने के लिए और इन्वायरमेंट के जितने भी केसेस हैं उनको एक जगह पर लाने के लिए सरकार ने एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया, जहां पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस की फास्ट क्या होगी? डिलीवरी होगी, जल्दी से जल्दी यहाँ पे सुना जाएगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस को। तो इसी को हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। तो ये सबसे पहले तो बनाया गया था एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत, 2 जून 2010 को इसको बनाया गया था। इसका पर्पज यही है कि ब्रिंग ऑल लॉज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाटर, एयर एंड बायोडायवर्सिटी अंडर वन अम्ब्रेला। मतलब कहने का ये है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केस हैं, चाहे वो फॉरेस्ट के हों, वाटर के हों, एयर से संबंधित हों, बायोडायवर्सिटी से संबंधित हों, सारे के सारे केसेस को वन अम्ब्रेला मतलब NGT के अंडर लाना। NGT इन सारे केसेस को क्या करेगा? डील करेगा। और NGT इन केसेस का फटाफट क्या करेगा? इनकी फास्ट डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन करेगा, जल्दी जल्दी इनको क्या करेगा? रिजॉल्व करेगा। और NGT इन सभी केसेस को डील करेगा। और ऐसे केसेस हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, ऐसे केसेस कहाँ पर जाएंगे? NGT में जाएंगे। और NGT का जो हेडक्वार्टर है वो है भोपाल। और भोपाल आपको पता है कैपिटल है किसकी? मध्य प्रदेश की कैपिटल है। ओके। तो यहाँ पर हमने आज देखा बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के
स्टेप्स देखे इंटरनेशनल लेवल और लोकल लेवल पर, तो यहाँ पर पूरा की पूरा कंप्लीट टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और एक टॉपिक और बचा है, उसको और हम देखेंगे, और उसके बाद हमारा बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। 8 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसको हल्के में ना लें। 8 नंबर का चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है और साथ के साथ में आसानी से इसमें आप नंबर ला सकते हो। ज़्यादा डेटा पे फोकस ना करें, मेन जो कॉन्सेप्ट समझाएं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। हमारी ऐप लकी एजुकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और यहाँ पर क्लास 10 के कई सारे स्मार्ट कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल और मिनिमम प्राइस पर, नाम मात्र के प्राइस पर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उनको आप अवेल करें। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।